Hi friends, welcome to Tax Talk and I am CA Sunil Arora. We have new Income Tax Act now, Income Tax Act 2025, and it has become applicable with effect from 1/4/2026. It has become applicable. Now we as a nation have taken 2 decades to come up with this Income Tax Act 2025. 20 साल हो गए इसको बनते हुए. Now अब इस 20 साल में हमने क्या किया? What have we done basically as far as the new act is concerned? Ideally, we should have thought out of box, come up with something new, manner of computing tax, whatever. बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत थी, and a lot of provisions have become irrational, obsolete, and all those things. But हमने ऐसा कुछ नहीं किया है. What we have basically done is whatever Income Tax Act 1961 was, उसको हमने as it is, उसके सिर्फ sections को declutter करके and we have made Income Tax Act 2025 बना दिया उसका हमने, and it has become applicable with effect from 1/4/2026. So primarily the scheme of taxation law has remained unchanged. सिर्फ वो sections जो थे वो subsection introduce हो गए, कुछ section redundant हो गए, कुछ section जो है वो A B C D करके इतने सारे उसके मतलब continuation बन गए उसके, उन सबको हमने declutter करके और proper उसको sections दे दिए, section wise उसको arrange कर दिया. By and large हमने उसको ओल्ड एक्ट को डीक्लटर किया है और कुछ नहीं किया. नो माइंड हैज गॉन, नो एप्लीकेशन हैज गॉन इनटू दिस न्यू एक्ट ऑल टुगेदर एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि हमने एक उसको, एंड इनफैक्ट अब तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया. अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा पहले आ जाता तो शायद इसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 को 2025 तो था वो एआई ही कर देता है. हमारे को जरूरत ही ना पड़ती, एआई में कमांड दे देते कि भैया ये जितने डीक्लटर करना है इसको, ये सब जो सेक्शंस हैं जिसका कैपिटल ए 194, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये सब हटा के इसको न्यू सेक्शंस दे दो, तो वैसे ही वो अपने आप ही एआई से ही हो जाना था ये सारा काम. बट एनीवे हो गया अब ये. सो नाउ अब 31 मार्च 2026 तक ओल्ड एक्ट, दैट मींस इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाई होता है, एंड फॉर अप्रैल 2026 द न्यू एक्ट इज एप्लीकेबल, दैट मींस इनकम टैक्स एक्ट 2025 इज एप्लीकेबल. सो देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट चेंज व्हिच हैज हैपेंड, और वो चेंज ये है कि वी हैव डन अवे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर. सो जो हम मार्च का टैक्स डिपॉजिट कराएंगे, that we are depositing for assessment year 25-26, and surprising बात ये है कि अप्रैल का भी जो टैक्स हम डिपॉजिट कराएंगे that will be for tax year 25-26-27. तो ये मार्च 26 का जो टैक्स है, मार्च 26 का टैक्स जो है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 वाला जो टैक्स है वो असेसमेंट ईयर, क्योंकि अंडर द ओल्ड लॉ असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट था, सो असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए उसको हमने डिपॉजिट कराना है. देयर द वर्ड इज असेसमेंट ईयर 26-27. Whereas April onwards under the new act हमने ये concept of assessment year खत्म कर दिया, हमने इसको tax year ही बना दिया. So 1st April 26 to 31st March 27 जो है very first year of application of this new law, this will be the tax year. So surprisingly मार्च का 26 का टैक्स भी असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए डिपॉजिट होगा, और अप्रैल 26 का टैक्स भी जो है वो टैक्स ईयर 26-27 के लिए डिपॉजिट होगा. दिस इज समथिंग न्यू व्हिच हैज कम इन दिस पर्टिकुलर एक्ट. सेक्शन 3 में दिस अमेंडमेंट इज देयर. Concept of assessment year has been removed and concept of tax year has come into it. चलिए, so this was the basic thing. Now coming to the TDS provisions. TDS के provisions have remained unchanged. So the basic law provision, everything remains unchanged. उसमें कोई change नहीं है. As I've said earlier, in fact कोई change हुआ ही नहीं है Income Tax Act के अंदर. So Act remains the same, only the sections have changed. एंड बाय एंड लार्ज चलिए ठीक है, थोड़ा सा उसने सिंप्लीफाई कर दिया. पहले वो सेक्शंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे क्योंकि बहुत सारे सब सेक्शंस बन रहे थे. फिर उसी के आगे बिकॉज सेक्शंस हम ऐड करना चाहते थे, जैसे टीडीएस के प्रोविजंस ले लें तो उसके आगे 194A, 194B, 194C, D, E, F, G, H इस तरीके से बढ़ता जा रहा था. उस सबको उसने खत्म करके प्रॉपर सेक्शंस उसको अलग अलग सेक्शन एलोकेट कर दिए इसको. लेकिन एज फार एज टीडीएस इज कंसर्न, सबसे पहला है टीडीएस ऑन सैलरी. टीडीएस ऑन सैलरी सेक्शन 192 था, उसको रीनंबर करके वो अब न्यू सेक्शन में आ गया 392. कोई चेंज नहीं है, वही नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से आपने टीडीएस काटना है. प्लीज रिमेंबर टैक्स ईयर चेंज आपको हो जाएगा. प्लीज डू नॉट डिपॉजिट फॉर असेसमेंट ईयर 27-28 के लिए. मतलब अप्रैल वाला जो आपका सैलरी का टैक्स है, प्लीज डू नॉट से इट इज फॉर असेसमेंट ईयर 27-28. ऐसा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. नाउ यू विल बी डिपॉजिटिंग फॉर टैक्स ईयर 26-27 ओनली, और मार्च वाला तो असेसमेंट ईयर के लिए होगा. इसी मैं पुराने प्रोविजंस की बात नहीं कर रहा हूं. न्यू प्रोविजंस में जो है सैलरी का अंडर इंस्टेड ऑफ 192 सेक्शन हो गया 392 एंड ईयर हो गया टैक्स ईयर 26-27. सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर.
अब नाउ बाकी जितने प्रोविजंस थे टैक्स के, टीडीएस के मतलब, उन सबको हमने कंबाइन करके एक ही सेक्शन बना दिया उसका 393। अब ये मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि बाकी सारे सेक्शंस के साथ तो हमने अलग अलग सेक्शन बना दिए, वो सिंप्लीफाई हो गए। अब इस सेक्शन के साथ ऐसी क्या हमारे को दिक्कत थी कि इसको हमने ऑल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू टीडीएस हमने कंबाइन करके एक ही सेक्शन में डाल दिया, सेक्शन 393 में। सो 393 इज द ओनली सेक्शन फॉर टीडीएस अदर देन सैलरी। सैलरी इज इन 392, बाकी सबको कंबाइन करके हम 393 के अंदर लेकर आ गए। और सब सेक्शन 1 393 के अंदर हमने एक टेबल डाल दिया। उस टेबल के अंदर हमने सारे प्रोविजंस को उसके अंदर डाल दिया और उसी के हिसाब से नाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। अब प्रोविजन एज आई ऑलरेडी सेड आर सेम, और अब एक टेबल आ गया, उस टेबल के अंदर सारे हेड्स हमने स्पेसिफाई कर दिए उसके अंदर। अब उसके कुछ प्रोविजंस वी आर डिस्कसिंग, सारे तो डिस्कस नहीं कर सकते अभी, बट देन लेट अस स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट वंस व्हिच विल बी यूजिंग। अब उस टेबल में आइटम्स हैं, अलग अलग आइटम्स हैं। टेबल की जो सीरियल नंबर 6, मतलब 1 2 3 4 5, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सीरियल नंबर 6 पे जो आइटम है दैट इज पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज एटसेट्रा, ये ब्रॉड हेड है इसका। सो दैट मींस सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 उसका टेबल, और टेबल की सीरियल नंबर 6 आइटम जो है दैट इज बेसिकली पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रोफेशनल्स एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, वो सब कंबाइन इनटू 1 डाल दिया हमने उसको, और उसमें 6 में 1 रोमन 1 दैट मींस स्मॉल आई वाला जो 1 होता है, 6(1) में इट इज पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स का जो है द लॉ रिमेन्स अनचेंज्ड। इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर कॉन्ट्रैक्टर है, दैट मींस जिसकी पेमेंट हम कर रहे हैं वो इंडिविजुअल और ये एचयूएफ है, तो उस पर हमने 1% टीडीएस काटना है। और अगर इट इज अदर देन इंडिविजुअल और एन एचयूएफ, दैट मींस द कॉन्ट्रैक्टर इज अदर देन एन इंडिविजुअल और एन एचयूएफ, द रेसिपिएंट जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अदर देन इंडिविजुअल और एन एचयूएफ है, देन वी हैव टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 2%। अब ये तो पुराने लॉ हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, बट सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब ये सेक्शन कौन सा हम कोट करेंगे। अब इसमें क्या है, सेक्शन तो 393 हो गया, सब सेक्शन 1 हो गया, उसमें टेबल भी कॉमन हो गया। टेबल में सीरियल नंबर 6 जो है वो उसमें बहुत सारी आइटम्स आ गई, तो 6 का रोमन आई, दैट मींस रोमन 1 जो आता है, स्मॉल आई, स्मॉल वाला जो रोमन नंबर है आई, वो आ गया। सो आइटम नंबर 6 इन द टेबल आई। अब उसमें क्या है, टेबल के अंदर कॉलम्स हैं, कॉलम्स ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी। कॉलम डी के अंदर रेट स्पेसिफाइड है और रेट 2 हैं। एज आई हैव सेड, अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल और एचयूएफ है देन 1% है, और अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है देन इट इज 2%। अब वो जो स्पेसिफाइड है कॉलम डी के अंदर, सब क्लॉज स्मॉल ए इन ब्रैकेट्स के अंदर, ए में स्मॉल ए इन ब्रैकेट्स के अंदर, ए में इट इज स्पेसिफाइड एज 1%। सो अगर आपने इंडिविजुअल एचयूएफ का टैक्स काटा है एट द रेट ऑफ 1%, तो आप उसको डिपॉजिट कराओगे सेक्शन 393(1), टेबल का सीरियल नंबर 6, स्मॉल आई, उसके बाद डी कॉलम का स्मॉल ए इन ब्रैकेट्स के अंदर आप इसका स्पेसिफाई करोगे कि अंडर दिस क्लॉज यू आर डिपॉजिटिंग 1% टैक्स। Similarly, if the contractor is other than individual or an HUF, then in that particular case आप उसको सेम चीज एक्सेप्ट थ्रेशोल्ड लिमिट्स जो पहले थी remains unchanged. That means each individual contract 30,000 rupees से अगर कम है then TDS liability is not there. अगर aggregate of contracts during the year is less than 1 lakh then liability is not there. अगर 1 लाख से एक्सीड करेगा ड्यूरिंग द ईयर विद वन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर देन टीडीएस लायबिलिटी आ जाएगी, इवन इफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स आर लेस देन 30,000 रुपीस। और अगर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से एक्सीड कर जाएगा तो फिर तो टैक्स लायबिलिटी आ ही जाएगी। सो इन अदर वर्ड्स, आप इसके अंदर जो है 194C में जो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स वाला टैक्स था, 194C नॉर्मली अप्रैल 2026 का टैक्स जो है हम कहां जमा कराते, 194C में। फॉर असेसमेंट ईयर 27-28 वो आप नहीं कराओगे। यू विल बी पेइंग फॉर अप्रैल ऑनवर्ड्स, दैट मींस अप्रैल मई जून ऑनवर्ड्स आप जो टैक्स कॉन्ट्रैक्टर का पे करोगे दैट इज बी फॉर द टैक्स ईयर 2026-27 के लिए, और उसमें आप स्पेसिफाई करोगे सेक्शन 393 इन ब्रैकेट्स 1, और उसके बाद सीरियल नंबर 6 ऑफ द टेबल, 6 के साथ रोमन 1, एंड देन उसके बाद कैपिटल D in brackets A for 1% tax, और कैपिटल D with small b in brackets in case of 2% tax.
तो ये आप इसके लिए यूज करोगे फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अब ये दिस वाज सीरियल नंबर 6 के अंदर फर्स्ट क्लॉज था, दैट इज क्लॉज आई। क्लॉज आई वी आर लीविंग फॉर द टाइम बीइंग। लेट्स कम टू क्लॉज 9। वी आर जस्ट टेकिंग अप व्हिच वन आर द मोर प्रेवलेंट और कॉमनली यूज जो क्लॉजेस हैं उसको हम यूज कर रहे हैं। दिस इज फॉर सम पेड फॉर टेक्निकल सर्विसेज और फीस पेड फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज फीस पेड फॉर टेक्निकल सर्विसेज, उस पे टीडीएस है एट द रेट ऑफ 2%। अब इसको कैसे स्पेसिफाई करना है? सेम है, सेक्शन तो 393 है, सब सेक्शन 1 है, टेबल भी है, टेबल में सीरियल नंबर 6 भी है। उसके बाद 6 के बाद हमने जो पहले देखा था दैट वाज क्लॉज 1, दैट मींस रोमन आई, रोमन 1। अब इट इज रोमन 3, स्मॉल आई जो होता है इन ब्रैकेट्स। सो सीरियल नंबर 6 के अंदर थर्ड वाला जो क्लॉज है उसके अंदर ये पेमेंट है, पेमेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज और प्रोफेशनल सर्विसेज, जो कि ओरिजिनली 194J होता था। जो प्रोफेशनल सर्विसेज आप देते हो जिसपे 194J के अंदर टैक्स काटते थे, नाउ दिस विल कम अंडर दिस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर आ गया, राइट। सो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 रेट्स हैं। सो सेम वही सिस्टम है, टेबल के कॉलम्स हैं। अब टेबल में हम वहां तक पहुंच गए कि भाई 6 का रोमन 3 के अंदर हम आ गए। रोमन 3 के अंदर अगर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है तो उसके अंदर रेट ऑफ टैक्स जो है वो 2% है एंड द रेट इज स्पेसिफाइड इन कैपिटल डी कॉलम। डी कॉलम है टेबल का और उसमें स्मॉल ए इन ब्रैकेट्स जो है वहां पर स्पेसिफाइड है 2%। अदर देन दैट, अगर वो प्रोफेशनल सर्विसेज है, रॉयल्टी है, या इफ द पेमेंट इज बीइंग मेड टू द डायरेक्टर फॉर रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज ओवर एंड अबव द रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन तो उसकी 392 में सैलरी के साथ टैक्सेबल हो जाएगी। So if we are giving him some professional charges for his professional services, then it will be the rate of tax is 10%, और वो 10% जो है that is in clause B। So अब ये 10% वाले के लिए आप क्या स्पेसिफाई करोगे? नॉर्मली आपका 10% का रेट होगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप प्रोफेशनल सर्विसेज, चाहे आप एडवोकेट को दे रहे हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दे रहे हो, या किसी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए दे रहे हो, इफ यू आर मेकिंग पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज then you have to deduct tax at the rate of 10% under section 194J जो था लास्ट ईयर तक। अब न्यू एक्ट के अंदर इट विल बी 393 सब सेक्शन 1, टेबल का सीरियल नंबर 6, उसका सब क्लॉज जो क्लॉज है क्लॉज आई दैट मींस रोमन 3 जो स्मॉल वाला है उसके ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद डी इज द कॉलम और डी के अंदर डी के आगे ब्रैकेट्स में बी, इट विल बी 10% is the rate of TDS on which it is to be deducted। अगर आप 2% कैटेगरी में आते हैं तो वो DA के अंडर है, then it is 2%। So these are the basic provisions। अब इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 50,000 रुपीज है, एंड अगर डायरेक्टर को आप पेमेंट दे रहे हो फॉर सम प्रोफेशनल सर्विसेज व्हिच ही हैज रेंडर्ड, देन द थ्रेशोल्ड इज निल। मतलब डायरेक्टर से आप 392 में तो सैलरी का TDS काटोगे ही। अगर इफ यू आर पेइंग सम अमाउंट टू हिम ओवर एंड अबव द सैलरी, देन दिस विल बी जो है इट विल बी एट द उसके ऊपर जो है थ्रेशोल्ड लिमिट विल बी निल इन दैट पर्टिकुलर केस, राइट। सो दिस इज दीज आर द 2 बेसिक प्रोविजंस जिसका बहुत कॉमनली आप 3 बल्कि हमने डिस्कस किया। हमने सैलरी डिस्कस किया है, हमने पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स डिस्कस किया है, एंड पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज वी हैव डिस्कस्ड। सो दिस इज द सेक्शंस व्हिच विल बी स्पेसिफाइड फॉर द टैक्स ईयर 26-27 जो आप डिपॉजिट करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली जो जब ये रिटर्न्स फाइल होंगी तब भी ये these are the sections which will be quoted, right? We'll be discussing the remaining provisions with respect to TDS in our next session. Thank you. Thanks a lot. Bye.